नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। पेपर लीक विवाद के बीच टाली गई नीट यूजी की काउंसलिंग, नई तारीख का ऐलान नहीं। नीट यूजी काउंसलिंग 2024 नीट यूजी परीक्षा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि नीट यूजी काउंसलिंग को अगली सूचना तक स्थगित किया गया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शनिवार को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग को स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय जल्द ही नई तारीखों का घोषणा करेगा। यह स्थगन तब हुआ है जब उच्चतम न्यायालय ने आज से शुरू होने वाली नीट यूजी काउंसलिंग में देरी से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह कोई खुली और बंद प्रक्रिया नहीं है। आयोजन के दौरान से ही नीट यूजी परीक्षा विवादों से घिरी हुई है। बड़ी संख्या में टॉपर्स और ग्रेस मार्क्स के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। शीर्ष न्यायालय में सुनवाई के बाद एनटीए को 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा पुनः आयोजित कराने का निर्देश दिया गया। तब न्यायालय ने दोहराया था कि नीट यूजी काउंसलिंग को रोका नहीं जाएगा। पुनः परीक्षा में 813 उम्मीदवार शामिल हुए। नीट परीक्षा में पास उम्मीदवारों को मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के दौर से गुजरना था। नीट यूजी काउंसलिंग की शुरुआत 6 जुलाई यानी आज से होनी थी, लेकिन इसे अब स्थगित कर दिया गया है। काउंसलिंग की नई तिथि का ऐलान जल्द किया जाएगा। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में पार्टी कार्यकर्ताओं का हंगामा, राहुल स्टालिन ने जताया दुख। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के बाद पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बसपा ने इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग की। दरअसल आर्मस्ट्रॉन्ग की उनके आवास के बाहर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। यह घटना शुक्रवार को घटी जब वह पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास के सामने थे। तभी 2 बाइक सवार 6 लोग आए और आर्मस्ट्रॉन्ग पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस घटना से नाराज बसपा के कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर सड़क को अवरुद्ध कर दिया। बसपा नेता की हत्या पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने की अपील की। के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या के मामले में राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन कर रहे बसपा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए अस्पताल के बाहर जांच प्रदर्शन के कारण पूनमल्ली हाई रोड में ट्रैफिक जाम लग गया। सीएम स्टालिन ने कहा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या चौंकाने वाली और बेहद दुखी है। पुलिस ने रातों रात हत्या में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं आर्मस्ट्रॉन्ग की पार्टी, परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। बसपा नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शोक जताया। राहुल ने कहा, बसपा के तमिलनाडु अध्यक्ष के आर्मस्ट्रॉन्ग की निर्मम हत्या से गहरा सदमा लगा है। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता लगातार राज्य सरकार के संपर्क में है। मुझे भरोसा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जाए। देश में दिमाग खाने वाले अमीबा का संक्रमण बढ़ा, अब तक 22 लोगों की जा चुकी है जान। केरल के कोझिकोड में दिमाग खाने वाले अमीबा ने एक 14 साल के बच्चे की जान ले ली। मृदुल नाम का यह लड़का एक छोटे तालाब में नहाने गया, जिसके बाद वह संक्रमित हुआ। इस बीमारी को अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM के नाम से जानते हैं, जो नेग्लेरिया फाउलेरी नामक अमीबा की वजह से होती है। जब पानी के जरिए यह अमीबा शरीर में पहुंचता है तो महज 4 दिन के अंदर यह इंसान के नर्वस सिस्टम यानी दिमाग पर वार करना शुरू कर देता है। 14 दिन के अंतराल में यह दिमाग में सूजन पैदा कर देता है, जिसकी वजह से मरीज की मौत हो जाती है। इस साल केरल में इस बीमारी से यह तीसरी मौत है। हालांकि इससे पहले भी देश के विभिन्न अस्पतालों में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस बीमारी के मामले सामने आते रहे हैं। केंद्र सरकार के एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के मुताबिक अब तक केरल से लेकर हरियाणा और चंडीगढ़ तक 22 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 6 मौत 2021 के बाद दर्ज की गई। केरल में पहला मामला 2016 में सामने आया, तब से अब तक यहाँ 8 मरीज मिले हैं और सभी की मौत हुई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद के अनुसार साल 2019 तक देश में इस बीमारी के 17 मामले सामने आए, लेकिन कोरोना महामारी के बाद कई तरह के संक्रमणों में उछाल देखने को मिला है। इसलिए शायद अचानक से बढ़ी इस बीमारी के पीछे यह कारण हो सकता है। 26 मई 2019 को हरियाणा में एक 8 माह की बच्ची में यह बीमारी सामने आई। ICMR की डॉक्टर निवेदिता बताती हैं कि अभी तक इस बीमारी की कोई दवा या फिर बचाव के लिए टीका मौजूद नहीं है। बावजूद इससे भारत में अब तक 7 मरीजों को मौत से बचाया है। इसके लिए अलग अलग तरह की एंटीबायोटिक देकर इलाज किया जाता है, जिसके लिए समय समय पर बीमारी का पता चलना बहुत जरूरी है। सिर दर्द, ज्वर, मतली और उल्टी आना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं, जिनके बाद गर्दन में अकड़न, भ्रम, दौरे, मतिभ्रम और आखिरी में कोमा की स्थिति देखी जा सकती है। लक्षण मिलने के 18 दिन के भीतर मरीज की मौत हो सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इलाज के बाद भी 97% की दर्ज मृत्यु दर के साथ नेग्लेरिया फाउलेरी संक्रमण से बचने की संभावना कम रहती है। पटना में तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को मारी टक्कर, पिता बेटा बेटी की मौत, चालक की जमकर पिटाई।
पटना के पुनपुन बिहटा सरमेरा हाईवे पर डुमरी चौराहा के पास शुक्रवार को एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। एक बाइक पर 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं दूसरे बाइक पर सवार एक युवक की हालत गंभीर है। आनंद फानंद में सभी को पटना के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवक और उसकी बेटी व बेटिया को मृत घोषित कर दिया। वहीं एक अन्य युवक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद नाराज लोगों ने कार के चालक को पकड़कर जमकर उसकी मौके पर ही पिटाई कर दी। उसकी भी हालत गंभीर है। मसौढ़ी डीएसपी 2 कन्हैया सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि एक कार ने 2 मोटरसाइकिल पर सवार 4 लोगों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में पुनपुन इलाके के बबन यादव 40 वर्ष, उनकी बेटी सुरुचि कुमारी 8 वर्ष और एक बेटा सोनू कुमार 10 वर्ष की मौत हो गई, जबकि मसौढ़ी निवासी रविराज और कार चालक रोहित कुमार का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि पटना से चलकर एक कार पुनपुन की तरफ जा रही थी। डुमरी चौराहा के नजदीक कार के आगे चल रहे 2 मोटरसाइकिल को कार की तेज रफ्तार ने कुचल डाला। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार 4 लोग बीच सड़क पर बुरी तरह से गिरकर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही आसपास गांव के लोग मौके पर पहुंचे और लोगों ने कार चालक को खदेड़ कर पकड़ लिया। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुनपुन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर कार चालक को हिरासत में ले लिया। पुनपुन थाना प्रभारी ने बताया कि शुक्रवार को कार और मोटरसाइकिल में जबरदस्त टक्कर हो गई है। उन्होंने बताया कि इस हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक बाइक सवार बुरी तरह घायल हो गया। घटना के बाद घंटों तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। घटना को लेकर मौके पर काफी देर के लिए आवागमन बाधित रहा। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात शुरू करवाई। बिहार के नवादा जिले से एक हैरत अंगेज खबर सामने आई है। एक युवक ने सांप को ही काट लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस घटना में युवक की नहीं बल्कि सांप की मौत हो गई। युवक बिल्कुल स्वस्थ है। एहतियातन उसके करीबी उसे अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे खतरे से बाहर बताया है। डॉक्टर के अनुसार युवक के शरीर में जहर का कोई असर नहीं हुआ है। यह चौंकाने वाला मामला रजौली थाना क्षेत्र के जंगली इलाके की है। जानकारी के मुताबिक रजौली थाना क्षेत्र के ढेलवा से खरौं तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है। हरदिया के जंगली इलाकों में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य अभी चल रहा है। गुरुवार रात को सभी मजदूर अपने ढेलवा रेलवे के बेस कैंप में सो रहे थे। इस दौरान जहरीले सांप ने एक युवक को डस लिया। इसके बाद गुस्साई युवक ने सांप को पकड़ लिया और उसे 3 बार उस सांप को काटा। इससे सांप की मौत हो गई। जैसे ही मामले की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को हुई तो तुरंत युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल रजौली में भर्ती करवाया गया। चिकित्सक सतीश चंद्र सिन्हा ने बताया कि सांप डसने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद युवक का इलाज किया जा रहा है। युवक खतरे से बाहर है। युवक के शरीर में जहर का कोई असर नहीं है। युवक का नाम संतोष लोहार है। वह झारखंड राज्य के लातेहार जिले के पांडुका का रहने वाला है। संतोष ने बताया कि मेरे गांव में एक टोटका है कि अगर सांप एक बार डस ले तो आप उसे 2 बार काट लीजिए, इससे आपको सांप का जहर नहीं चढ़ेगा। इस घटना के बाद में अस्पताल में भी भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि ढेलवा के ग्रामीणों का कहना था कि सांप विषधर नहीं होगा। अगर सांप विषधर होता तो युवक की जान भी जा सकती थी। लालू यादव ने कहा, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। संजय राउत ने किया समर्थन, बोले माहौल राहुल के पक्ष में। राष्ट्रीय जनता दल के 28वां स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमजोर है। इस साल अगस्त तक ही यह सरकार चलेगी। लालू यादव के इस दावे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लालू यादव के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि माहौल अभी भी राहुल गांधी के पक्ष में है। संजय राउत ने कहा, यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। मैंने पहले भी यह कहा है। देश में जिस तरह घटनाएं हो रही है उससे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के मन में यह बात बैठ गई कि नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। यह सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। लालू यादव ने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा ने शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर के खिलाफ दर्ज जोगेश्वरी भूमि मामले में एक क्लोजर रिपोर्ट दायर की। इस मामले पर भी संजय राउत से बात की। उन्होंने कहा, भाजपा को यह स्वीकार करना चाहिए कि वे डर पैदा करने के लिए ऐसे मामले दर्ज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी डर के मारे उनके पीछे चले गए। रविंद्र वायकर ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हो गए। हमारे नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं। हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर शिकायत अधूरी जानकारी और गलतफहमी के आधार पर दर्ज की गई है तो मेरी देवेंद्र फडणवीस से मांग है कि EOW के साथ प्रमुख के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW ने शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर, उनकी पत्नी और 4 करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज जोगेश्वरी भूमि मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है। मुहर्रम में सोशल मीडिया बंद करने की मांग, राज्यों को हिंसा का डर, प्रधानमंत्री से की अपील। पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लग सकता है। दरअसल पाकिस्तान के पंजाब राज्य समेत कई अन्य राज्यों में संघीय सरकार से यह मांग की है। राज्यों को डर है कि मुहर्रम के दौरान हिंसा भड़क सकती है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नफरती संदेश तेजी से फैलने का डर है। मुहर्रम के दौरान शिया मुसलमान इस्लाम के पैगंबर के पोते की शहादत की याद में बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं और जुलूस निकालते हैं। शिया मुसलमान उनकी शहादत को अत्याचार के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में मानते हैं।
इस दौरान मुहर्रम के पहले 10 दिनों तक विशाल रैलियां करते हैं। शिया मुस्लिमों की सुन्नी मुस्लिमों के साथ ऐतिहासिक धार्मिक प्रतिबद्धता है। यही वजह है कि कट्टरपंथी सुन्नी समूहों की तरफ से मुहर्रम के दौरान शिया मुस्लिमों की रैलियों को निशाना बनाने की घटनाएं होती है। इस दौरान पाकिस्तान में बम विस्फोट या आत्मघाती हमलों का डर बना रहता है। हिंसा के डर से ही पाकिस्तान की सरकार मुहर्रम के दौरान दूरसंचार के साधनों पर रोक, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध जैसे कदम उठाती है। पंजाब की सरकार ने संघीय सरकार से अपील की कि मुहर्रम के दौरान 6 से 11 जुलाई तक सोशल मीडिया सेवाओं पर रोक लगाई जाए ताकि भ्रामक संदेशों को फैलने से रोका जा सके। पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है जिसमें मुहर्रम के दौरान फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, टिकटॉक आदि सोशल मीडिया मंचों पर पूरे प्रांत में रोक लगाने की मांग की। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर बताया कि सोशल मीडिया मंचों पर रोक लगाने का फैसला प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही करेंगे। अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। रविवार या सोमवार को चांद दिखने के साथ ही मुहर्रम की शुरुआत हो सकती है। मुहर्रम की शुरुआत पर फैसला लेने के लिए मौलवियों की निकाय पर चर्चा कर रही है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा जैसे हमारा कार्यालय तोड़ा वैसे हम उनकी सरकार तोड़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी फिलहाल गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार यानी आज वह अहमदाबाद पहुंचे। राहुल आज राजकोट गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वह अहमदाबाद में पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। राहुल गांधी के अहमदाबाद दौरे पर बजरंग दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। वे कांग्रेस सांसद के लोकसभा में हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान से नाराज हैं। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने गुजरात में कांग्रेस की खामियों पर भी बात की। कांग्रेस सांसद ने कहा, जिस तरह से उन्होंने हमारा कार्यालय तोड़ा उसी तरह हम उनकी सरकार को तोड़ देंगे। गुजरात कांग्रेस में कई खामियां हैं। यहाँ 2 तरह के घोड़े हैं, एक का इस्तेमाल दौड़ के लिए और दूसरे का इस्तेमाल शादी के लिए किया जाता है। कांग्रेस रेस के घोड़े को शादी में और शादी के घोड़े को रेस में लगा देते हैं। पिछले चुनाव में हमने भाजपा के खिलाफ ठीक से चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में हमने 3 महीनों के लिए काम किया था जिसका परिणाम अच्छे आए थे। अब हमारे पास 3 साल हैं, हम फिनिशिंग लाइन को पीछे छोड़ देंगे। आप 30 साल बाद गुजरात में जीतने वाले हैं। मैं और मेरी बहन आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा, भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, रथ यात्रा की थी। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख रहे थे, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि ये भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन ईडी गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, यह क्या हुआ? राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राहुल जी, मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने वाला भी हूं। उन्होंने कहा, मुझे अयोध्या के लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी ज़मीन ली गई, कई दुकानें घरे तोड़े गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया। अयोध्या का बड़ा एयरपोर्ट बना, उसमें अयोध्या के कई किसानों की ज़मीन गई, जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्यावासी ही नहीं थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव में सुधारवादी मसूद पेजेश्कियान की जीत, कट्टरपंथी जलीली को हराया। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। नतीजों के अनुसार सुधारवादी मसूद पेजेश्कियान ने जीत हासिल की है। उन्होंने कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया। पेजेश्कियान ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ईरान के शिया धर्मतंत्र में कोई आमूल-चूल परिवर्तन नहीं करने का वादा किया था और माना कि देश के सभी मामलों में अंतरिम मध्यस्थ सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई ही होंगे। हालांकि पेजेश्कियान की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और उन्हें सुधारवादी कदमों के लिए सरकार में मौजूदा कट्टरपंथी नेताओं की चुनौती से पार पाने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ सकता है। ईरान में 5 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमेमें करीब 3 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। नतीजों में पेजेश्कियान ने सईद जलीली को 30 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया। ईरानी मीडिया के अनुसार पेजेश्कियान को चुनाव में 1.64 करोड़ वोट मिले, वहीं जलीली को 1.36 करोड़ लोगों ने वोट किया। मसूद पेजेश्कियान ईरान के 9वें राष्ट्रपति हैं। ईरान में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की बीती 19 मई को एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। 28 मई को हुए पहले चरण की वोटिंग में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद करीब 42% वोट पाने वाले पेजेश्कियान और 38% वोट पाने वाले सईद जलीली के बीच दूसरे चरण का चुनाव हुआ। ईरान के संविधान के अनुसार अगर पहले चरण के चुनाव में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला तो सिर्फ 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरे चरण का चुनाव होता है। 29 सितंबर 1954 को जन्मे मसूद पेजेश्कियान पेशे से डॉक्टर हैं और वह ईरान की तबरीज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे हैं। साल 1994 में एक कार हादसे में मसूद पेजेश्कियान की पत्नी और बेटी की मौत हो गई थी। पेजेश्कियान साल 1997 में ईरान के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मसूद पेजेश्कियान ने साल 2011 में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया था, लेकिन बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। पेजेश्कियान की पहचान एक उदारवादी नेता की है और वह पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीब माने जाते हैं। पेजेश्कियान को हिजाब के सख्त कानून का विरोधी माना जाता है। आश्रम में भोले बाबा का आलीशान महल,
ड्रोन कैमरे में कैद हुई अंदर की तस्वीरें, होटल जैसा नजारा। साकार विश्वहरि मंच पर कोट पैंट में जितने आधुनिक नजर आते हैं उतना ही आधुनिक उनका रहन सहन भी है। बिछवा स्थित आश्रम की ऊंची दीवारों के पीछे जब कैमरा पहुंचा तो यहाँ एक आलीशान महल नजर आया। इस पर दोनों तरफ साकार विश्वहरि की ही तस्वीरें लगी थी। ये भवन आश्रम कम और किसी बड़े शहर के होटल की तरह ज्यादा दिख रहा था। जीटी रोड पर खेतों के बीच बड़े क्षेत्रफल में बाबा का आश्रम बना है। आश्रम का नाम मन में एक अलग ही छवि उभर कर आती है, लेकिन बाबा का आश्रम ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे जब ड्रोन कैमरा गया तो यहाँ एक आलीशान महल नजर आया। बहुमंजिला ये महल किसी बड़े होटल की तरफ नजर आ रहा था। इसमें कांच के बड़े बड़े दरवाजे थे तो वहीं दोनों तरफ बाबा की बड़ी बड़ी फोटो लगी थी। बाहर बैठने के लिए अलग से हट भी बनाई गई है। ये दृश्य देखकर हर किसी को ये बात समझ आ गई कि मंच पर सूट बूट में नजर आने वाले साकार विश्वहरि अपनी निजी जिंदगी में भी भौतिक सुख सुविधाओं के शौकीन हैं। इस महल में कूलर, एसी से लेकर जनरेटर आदि सभी व्यवस्थाएं हैं। आसपास के खेतों में भरे पानी और फसलों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इन दीवारों के पीछे बाबा का इतना आलीशान महल भी होगा। सिकंदरा राव की घटना से जहां पूरी देश दहल गया, वहीं साकार विश्वहरि के अनुयायियों पर इसका कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। बिछवा स्थित आश्रम पर पुलिस के पहरे के बीच भी अनुयायी यहां पहुंच जाते हैं। बृहस्पतिवार को पहुंची महिला अनुयायियों ने तो यहां हंगामा खड़ा कर दिया था। उनका कहना था कि साकार विश्वहरि की कोई गलती नहीं है। वहीं शुक्रवार को भी महिला अनुयायी आश्रम जाने के लिए परेशान रही। पुलिस ने जाने से रोका तो सड़क पर ही आश्रम की तरफ मुंह करके जमीन पर माथा टेकने लगी। महिला पुलिसकर्मियों ने बमुश्किल उन्हें जमीन से उठाकर वापस भेजा। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।